students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today is the last lecture on the chapter number 1 of physics, that is describing motion around us. And the last topic is circular motion. सर्कुलर मोशन आपने अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर देखा होगा. आप सबने कभी जब आप छोटे थे तो आपने एक मैरी गो राउंड जो झूला होता है उस पर झूले भी होंगे. मैरी गो राउंड जो झूला है वो आपका कौन सा मोशन का एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल. लेकिन सर्कुलर मोशन का हमने मोशन पढ़ा था इन अ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. तो सर्कुलर मोशन जो होता है वो होता है 2 डायमेंशन मोशन का एग्जाम्पल, राइट. जब हम मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं तो मोशन इन अ प्लेन मीन्स एक कार जब दूसरी कार को ओवरटेक कर रही है, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन. दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप बॉल को थ्रो करते हो अपवर्ड की तरफ, आपने बॉल को किक किया या फुटबॉल को किक किया, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन. एथलीट जब एथलेटिक ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन. सो सिमिलर वे सर्कुलर मोशन जो है वो भी एग्जाम्पल है किसका? मोशन इन अ प्लेन का. अब सर्कुलर जैसे कि नाम इटसेल्फ जो है वो इंडिकेट कर रहा है, जब मोशन हो किसके अंदर? एक सर्कुलर पाथ के अंदर या एक फिक्स पॉइंट के अराउंड जो है वो डिस्टेंस कवर करे, दैट इज नॉन अ सर्कुलर मोशन. तो when an object is moving in a circular path, object is moving in a circular path in a circular path, then that motion is known as circular motion. ठीक है. अब that motion is known as circular motion. This is the definition according to your NCERT book. इसका मतलब क्या हुआ? दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी कि एक बॉडी जो एक फिक्स पॉइंट के अलोंग, फिक्स पॉइंट के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, दैट मोशन इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन. अब वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? जो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, जिसको आप ओ से डिनोट करते हो. अब सर्कुलर मोशन जो होते हैं वो मेरे पास होते हैं 2 तरीके के. वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अनदर वन इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. One is the uniform circular motion and another one is the non-uniform circular motion. Uniform circular motion की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि if a body covers equal distance in equal interval of time along a circular path, then that motion is known as a uniform circular motion. तो uniform circular motion की definition क्या हो गई? If a body covers equal distance in equal interval of time along a circular path or in a circular path, then that motion is known as uniform circular motion. But uniform circular motion के केस में हमारे पास स्पीड जो होती है that is constant. स्पीड जो होगी वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है. वाइल अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी जो होती है दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो मेरी कांस्टेंट नहीं होती. अब कहोगे मैडम वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है. बिल्कुल है. ये केस कब अराइज? वेलोसिटी में हमारे पास 2 चीजें हैं. वन इज नोन एज मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज नोन एज डायरेक्शन. One is known as magnitude and another one is known as direction. So, अगर मैं magnitude of velocity लेती हूं तो that is nothing but the speed. वो क्या हो गया? मेरा speed हो गई. It means velocity का जो magnitude है वो क्या है? constant है, जबकि direction जो है वो constant नहीं है, वो आपकी change हो रही है continuously. Therefore, velocity is not constant. अब कोई object जो है, आप मान लो आपने क्या लिया? एक ring लिया. ठीक है, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है एक्सप्लोरेशन वाली में वही एग्जाम्पल लेती हूँ.
आपने एक रिंग लिया, रिंग के अंदर आप एक मार्बल को रोटेट कर रहे हो, तो मार्बल ऑब्वियसली बात है कौन सी साइड जाएगा, जो रिंग की किनारी है उसी की तरफ मूव करेगा। आपने उसको रोटेट किया, मतलब मार्बल की आपने स्पीड इंक्रीज कर दी, तो वो क्या करेगा, इसी सर्कल के अराउंड क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस रिंग को वो करोगे, मूव करवाओ, रिंग को उठा लोगे, तो क्या वो मार्बल अब भी रिंग में रोटेट करेगा, सर्कल फॉर्म में रोटेट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। मार्बल जो है वो क्या जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मार्बल की स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी और उसकी वेलोसिटी जो थी वो कांस्टेंट नहीं थी। इसका मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही। तो जैसे ही आपने रिंग को उठाया, वैसे ही मार्बल जो है वो कौन से डायरेक्शन में मूव किया, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उस डायरेक्शन में मूव कर गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर अगर मैंने मार्बल की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूंगी तो वो क्या होगी, इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी। अब ये पॉइंट जो है ये क्या है मेरा, ये है सेंटर से, ठीक है, ये क्या है, ये मेरा सेंटर से है। तो यहां पर मार्बल की रोटेशन की डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो यहां पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, इसकी टेंजेंशियल परपेंडिकुलर आएगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अगर मार्बल की रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो आती वो क्या आती, इस तरफ आती। सिमिलरली आप किसी भी पॉइंट पर यहां निकालोगे तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहां निकालोगे तो यहां वेलोसिटी, यहां निकालोगे तो यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पे हो जाएगी। तो इट मींस ये हुआ कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आपकी कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको मैं एक और बेटर एग्जांपल से समझाती हूं कि एक एथलीट है, वो एक स्क्वायर ट्रैक पे दौड़ रहा है। लेट द स्क्वायर ट्रैक इज ए बी सी डी और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो दौड़ रहा है। पर क्या यहां उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने ए से बी डिस्टेंस कवर किया तो उसकी डायरेक्शन क्या थी, वेस्ट डायरेक्शन थी। बी से सी जब वो गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। सी से डी गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ईस्ट डायरेक्शन हो गई। डी से ए आया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन जो है वो आपकी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। यहां तो मैंने बात की एक स्क्वायर की, अगर मैं स्क्वायर की जगह पेंटागन ले लूं या हेक्सागन ले लूं तो उतनी बार ही उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और सर्कल के अंदर तो ये डायरेक्शन जो है ये मेरी क्या होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। देयरफॉर इन अ सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड जो होती है वो तो मेरी कांस्टेंट होती है, बट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मेरा कवर कर रहा, वो उसने मूव करना स्टार्ट किया सर्कुलर मोशन के अंदर पॉइंट ए से, ए पॉइंट से उसने मूव करना स्टार्ट किया और उसको रीच करना है पॉइंट बी पर। तो ये मेरे पास सेंटर से डिस्टेंस है ए का और ये मेरे पास है बी। तो अगर मैं यहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो वो मेरे पास क्या आएगा, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है दैट इज द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगा। अब सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस जो इसने कवर किया ए से बी में, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन यहां पर क्या होता, हाफ हो जाता, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, तो दैट इज डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास कितना आ गया, पाई आर डिवाइडेड बाय 2, ये डिस्टेंस आ गया। बट क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी यही होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर मैं कैलकुलेट करती हूं तो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो क्या बनता है, जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। अब ये साइड भी आर है, ये साइड भी आर है और हाफ है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ए बी से ए का डिस्प्लेसमेंट जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी
स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय आर, यही आएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2ar। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है, कम है एज कंपेयर टू डिस्टेंस की वैल्यू। इन दिस वे यू कैन फाइंड। बट क्या हो अगर ये एंगल 90 डिग्री ना बन करके मेरे पास कोई और एंगल बन जाए, मींस एग्जैक्ट मल्टीपल ना हो 90 डिग्री का, कोई और वैल्यू आ जाए। तो अब मैंने दो तरीके के सर्कुलर मोशन की बात की थी, वन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड अनदर वन इज द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जैसे कि मैंने बताया हमारी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, व्हाइल नॉन यूनि और वेलोसिटी जो होती है वो मेरी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं होती, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो, क्योंकि डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है उसकी वो चेंज ना हो, इन दैट केस वेलोसिटी रिमेन्स द कांस्टेंट। नाउ अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर मैं एग्जांपल लेती हूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैरी गो राउंड जो है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था पीछे, मैरी गो राउंड जो झूला होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन डे टू डे लाइफ में कहां यूज होता है, सैटेलाइट की जो मोशन है उसके प्लैनेट के अराउंड, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अब जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सर्कुलर मोशन में मेरे लिए कुछ टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज रेडियन। फर्स्ट टर्म इज रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मींस एंगल कहां बनेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल पर बनेगा, बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू इट्स रेडियस। लेट ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू आर। अब जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस कितना होना चाहिए, आर्क का। आर्क कौन सा आता है, जो ये सर्कल का आपकी गोलाई होती है दैट इज नोन एज आर्क, उसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब यहां पर मैंने क्या कर लिया, ये मान लिया कि इस आर्क की लेंथ है L, तो जो सेंटर पर ये एंगल बना दैट इज रिप्रेजेंटेड विथ थीटा। उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। सो अब यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालती हूं तो थीटा किसके इक्वल आता है, L डिवाइडेड बाय R के इक्वल आता है, जहां पर L जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, यहां ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC, और लेट एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। एंगल ABC जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। सो इस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, L डिवाइडेड बाय R निकलेगी। अब वो कहता है कि रेडियन जो है वो एंगल है जो हमारा कहां फॉर्म होता है, सर्कल के सेंटर पर फॉर्म होगा बाय एन आर्क, आर्क के द्वारा, इस आर्क के द्वारा जो एंगल सेंटर पर फॉर्म हुआ। कंडीशन इज आर्क की लेंथ जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। तो इट मींस क्या हुआ, इफ L इज इक्वल टू R देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, देन थीटा जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 रेडियन। अब 1 के ऊपर मैंने एक सुपरस्क्रिप्ट लिखी है C, सो दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन और दिस इज द सिंबल ऑफ रेडियन, 1 रेडियन के। अब ये थीटा एंगल अगर मैं पूरे सर्कल के अराउंड लगाऊं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लगाऊं कि मैंने A पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट की और A पॉइंट पर ही हम क्या हो गए, वापस आ गए, तो उस केस में अगर क्या हुआ, डिस्टेंस जो हुआ, डिस्टेंस जो आएगा, मूवमेंट जो है किसी ऑब्जेक्ट की A पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और A पॉइंट पर ही वापस आ गई, तो डिस्टेंस जो कवर हुआ दैट इज इक्वल टू 2 पाई R।
2πr के इक्वल कवर हुआ। बट क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। डिस्टेंस जो आई दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और यू कैन से 1 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन, आप इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और एक पूरा सर्कल 1 रिवॉल्यूशन कवर करने में डिस्टेंस जो होगा दैट इज इक्वल टू 2πr। लेकिन अगर मैं थीटा की बात करती हूं, ए पॉइंट से स्टार्ट हुए और वापस घूमकर ए पॉइंट पर ही आ गए, तो थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। थीटा जो है वो किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। लेकिन मैं इस 360 डिग्री को कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई भी लिख सकती हूँ, ये भी लिखा जा सकता है। सो इसका मतलब 1 रेडियन जो आएगा, 1 रेडियन क्या आएगा, 360 डिग्री या 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई का मैग्नीट्यूड। अब कहोगे मैडम ये तो वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, कैसे आ जाएगी 1 की वैल्यू? पाई की 2 वैल्यूज होती हैं। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है जब आप उसको डिग्री में पुट करते हो, लेकिन आपने मैथ्स में पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज की होगी। अब कहां पर मुझे डिग्री यूज करना है और कहां पर मुझे पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको एंगल डिग्री में दे रखा है तो आप पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करो, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस यहां पर कैलकुलेट करना है तो क्या आप यहां पर पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे? नहीं पुट करेंगे। यहां पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 22/7 पुट करोगे या 3.14 पुट करोगे। सो यहां पर भी मुझे वही है, जब मैं रेडियन की वैल्यू निकाल रही हूं तो यहां मुझे पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7 पुट करनी है। जब पाई की वैल्यू मैं 22/7 पुट करती हूं तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 57.3 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रेडियन जो है वो किसके इक्वल है, 57.3 डिग्री के इक्वल है। सो यहां से मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हुई सर्कुलर मोशन के अंदर कि रेडियन क्या होता है। जब हम स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब जब मैं सर्कुलर मोशन के अंदर मूव करूंगी तो मेरा थीटा की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। जब थीटा की वैल्यू मेरी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है तो मैं वहां पे सिंपल डिस्प्लेसमेंट की तो बात नहीं कर सकती, वहां मुझे बात करनी पड़ेगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। सो द नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है तो उसमें पर यूनिट टाइम में जो एंगल फॉर्म किया दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मींस मैंने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसने पर यूनिट टाइम में कितनी मूवमेंट की, ए से सी तक की मूवमेंट की, ठीक है। ए बी का जो डिस्टेंस था दैट इज आर वेक्टर, वो क्या था, आर वेक्टर था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी थी, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। और बी से सी तक का जो डिस्टेंस है दैट लेट इट इज आर डैश वेक्टर। सो जो यहां पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, पर यूनिट टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से सी तक का डिस्टेंस कवर किया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक पार्टिकल जो रोटेटिंग है वो पर यूनिट टाइम में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा थीटा से, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा थीटा से, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। अब क्योंकि थीटा मेरा रेडियंस में है तो डेल्टा थीटा की वैल्यू जो होगी वो भी किसमें होगी, रेडियंस के अंदर ही होगी। अब इस डेल्टा थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज मेजर्ड बिटवीन टू वेक्टर्स और यू कैन से टू पोजीशन वेक्टर्स। इट इज मेजर्ड बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स कौन कौन से हैं,
जो इनिशियल वेक्टर था दैट इज आर वेक्टर एंड आर डैश वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो होगा दैट इज नोन एज, इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज नोन एज डेल्टा थीटा, और इस डेल्टा थीटा को ही क्या कहा जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। जब डिस्प्लेसमेंट मेरी एंगुलर है तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो भी एंगुलर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब जब हम सिंपल वेलोसिटी की बात करते थे तो वहां क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अब वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल in a circular motion, in a circular motion. So एंगुलर वेलोसिटी को मैं डिनोट करती हूं ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये W नहीं है, W जो है वो हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ओमेगा जब हमें बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। डिफरेंस है, दिस इज W, इंग्लिश का लेटर जो W है वो इस तरीके का होता है, स्मॉल बनाओगे तो आप क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा, लेकिन दिस इज कॉल्ड ओमेगा, इसको क्या कहा जाता है, ओमेगा, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, but condition is that this delta t approaches to zero, डेल्टा टी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो नहीं है। अभी के लिए आप लर्न इतना कर सकते हो, जब इस तरीके की कंडीशन हो और आपका डिनोमिनेटर अप्रोच टू जीरो हो तो यू कैन राइट इट एज डी थीटा डिवाइडेड बाय dt, and this d by dt is known as differentiation with respect to time, क्योंकि t जो है वो किसकी टर्मिनोलॉजी है, टाइम की है, तो d जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब है मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। ये आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे कि 11th में ये कैसे कन्वर्ट होता है। अभी के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है कि जब डिनोमिनेटर डेल्टा t जो है वो अगर आपका डिनोमिनेटर अप्रोच टू जीरो हो, इस तरीके की कंडीशन हो, तो आप उस केस में इस पूरी टर्मिनोलॉजी को किससे रिप्लेस करते हैं, d बाय dt से, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर स्पीड। अब जब मैं स्पीड की बात करती हूँ या तो मैं उसको किससे डिनोट कर रही हूँ, v से डिनोट कर रही हूँ। v मेरे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यही होता है। अब एक ऑब्जेक्ट था जो कहां से, ए पॉइंट से मूव हुआ सी पॉइंट पर, इस पे मैं स्पीड निकालूंगी तो क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू ए से सी की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस कितना है, एल है, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये कितना है, एल है, और इसने टाइम कितना लिया, टी टाइम लिया, ठीक है। अब जब मैंने थीटा की वैल्यू निकाली थी या रेडियन निकाला था, वहां पर थीटा क्या निकाला था, एल डिवाइडेड बाय आर निकाला था। तो यहां से अगर मैं एल की वैल्यू निकालती हूं तो एल क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। एल की वैल्यू क्या आ गई, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। सो वी की वैल्यू क्या बन गई, आर मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है वो मेरी क्या होती है, डी थीटा बाय डी टी। अगर मैं एक स्मॉल उसमें बात करूं, अगर मैं पूरी रिवॉल्यूशन की या इसमें बात करूंगी तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, थीटा डिवाइडेड बाय टी भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज
फ्रॉम हियर थीटा कम्स आउट टू बी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी, ये आ जाएगा। सो यहां से अगर मैंने इस इक्वेशन को चेंज किया तो ये मेरी क्या बन गई, v इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय टी, टी से टी कैंसिल हो गया, तो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी, जहां पर ये जो है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है किसको, एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है, और v जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पीड को, एंड r जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेडियस ऑफ द सर्कल को, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रिलेशनशिप है मेरा किसके बीच में, एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड के बीच में। अब देखो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी स्टडी कर ली। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ में, वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। जब आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है तो उस टाइम पे उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर सम है, इट इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये दो वेक्टर्स हैं, वन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं डिनोट करती हूं a विद सबस्क्रिप्ट t से, राइट। और दूसरा जो है दैट इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन, और यू कैन से सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और यू कैन से इट इज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इन दोनों का जो सम होगा, और इसको मैं डिनोट करती हूं a विद सबस्क्रिप्ट r से। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या हुआ, इट इज द सम ऑफ टू वेक्टर्स दैट इज टेंजेंशियल वेक्टर एंड रेडियल वेक्टर, राइट। तो एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अनदर वन इज द रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये किसके डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगा। वाइल जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होने की वजह से हमारा जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड इट इज ड्यू टू द change in direction of velocity, change in direction of velocity, किसकी velocity, of a particle that is moving in a circular motion, of a particle that is moving in a circular motion। अब यहां पर अगर मैं लिखूंगी, डिनोट करती हूं इसको, तो मैं कैसे डिनोट करूंगी, मेरे पास क्या था, रेडियस है, ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी मेरी क्या होगी, यहां होगी। तो वेलोसिटी और at वो तो मेरा आएगा इस डायरेक्शन में। दूसरा मैंने रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहा, वो मेरा कहां होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो मेरी क्या होगी, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी, दैट इज a विद सबस्क्रिप्ट r, ये डायरेक्शन आएगी। दिस इज द सेंटर और ये जो लेंथ है दिस इज द r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहां पर at जो होगा वो ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा,
और वाइल ए आर जो होगा वो मेरा क्या होगा, हमेशा मूवमेंट होगी किसके अंदर, जो हमारी टुवार्ड्स द सेंटर होगी। अब मैं एक्सेलरेशन ए आर कॉम्पोनेंट की बात करूं तो ए आर की वैल्यू होती है वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। वी मेरा क्या था, आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। वी की वैल्यू क्या थी, आर ओमेगा डिवाइडेड बाय आर, सो दिस कम्स आउट टू बी आर ओमेगा स्क्वेयर। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, आर ओमेगा स्क्वेयर। दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। नाउ अब ये सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की तो मैंने बात की, अब मैं बात करती हूं एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया था ओमेगा से, तो एक्सेलरेशन क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं डिनोट करती हूं किससे, अल्फा से। अल्फा इज द angular acceleration and it is the rate of change of angular velocity, यानी कि rate of change means d omega divided by dt। यहां मैंने d by dt क्यों लिखा, आप इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फा को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t approaches to zero and it is डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो अब मैंने ये डेल्टा वाली पूरी टर्म्स जो है इसको रिप्लेस कर दिया किससे, डी बाय डी टी से। दिस इज रिप्लेस्ड बाय डी बाय डी टी। सो मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या बन गई, डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा जो है वो मेरा किसके इक्वल है, ओमेगा ऑलरेडी क्या है, डी बाय डी थीटा है, तो दिस इज डी बाय डी टी। ओमेगा की वैल्यू क्या है, डी थीटा बाय डी टी। सो अल्फा कम्स आउट टू बी डी स्क्वेयर बाय थीटा बाय डी टी स्क्वेयर। तो यहां से ये फॉर्मूला किसमें आ गया मेरा, एंगुलर एक्सेलरेशन का इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ओवरऑल कंक्लूजन सर्कुलर मोशन का क्या निकला, सर्कुलर मोशन का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि बॉडी जो है चाहे वो आपकी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो सर्कुलर पाथ में, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, एंड द बॉडी इज ऑलवेज एक्सेलरेटिंग। वेलोसिटी उसकी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी चेंज होने से हमारा डायरेक्ट रिलेशन किस पे आता है, एक्सेलरेशन पर आता है। तो एक्सेलरेशन जो है वो मेरा क्या आएगा, उसकी कुछ वैल्यू आएगी, एंड द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। इसका मतलब क्या है कि हम अगर स्पीड को चेंज नहीं करते हैं तो भी हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल वेयर ए बॉडी इज कॉन्टिन्यूअसली एक्सेलरेटेड, जहां बॉडी जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअसली एक्सेलरेटेड है विदाउट चेंज इन द स्पीड। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर सर्कुलर मोशन। ट्राई टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. Still, if you are facing any difficulty in any of the topic, you can post your query in the comment box. Tomorrow, I will meet you with a new chapter. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.